जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फटाफट। फ्रेंड्स, आज से मैं आपके लिए लाया हूँ आर्मी क्लर्क, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ही नज़दीक है आपका एग्ज़ाम, और उसमें एक खास रोल होता है आपके इंग्लिश का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो आज से मैं आपके लिए आर्मी क्लर्क का जो भी क्वेश्चंस है, कॉमन एरर, फिलर, पैसेज वगैरह वगैरह, जो भी टाइप का क्वेश्चन है ना, मैं वो आज से वो आपको बताने वाला हूँ एकदम आसान तरीके से। अगर आपको अंग्रेजी में डर लग रहा है ना, तो आज के बाद से आपका वो डर समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं हुआ ना, तो मुझे बोलना, कमेंट करके जरूर बोलना, ठीक है जी। बस बने रहना मेरे साथ। आपके इंग्लिश का जो डर है ना, मैं भगा दूंगा, पक्का मैं भगा दूंगा। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं भगाता हूँ, है ना। चलिए, बस क्वेश्चन के साथ आपको बने रहना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है ना। चलिए, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आर्मी क्लर्क में आए हुए हैं या नहीं तो आने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हैड आई स्टडी रेगुलरली, है ना, आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है ना। और आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, और 3 क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो किस पार्ट में आपको एरर है? अगर आपको लग रहा है कि पार्ट ए में एरर है, तो आपका आंसर पार्ट ए होगा। अगर आपको लग रहा है पार्ट बी में है तो बी होगा, पार्ट सी में है तो सी होगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई एरर नहीं है ना, तो नो एरर होगा, ठीक है जी। चलिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है, हैड आई स्टडी। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर आपके सेंटेंस में हैव का यूज है, या नहीं तो हैज का यूज है, या नहीं तो हैड का यूज है, इनके बाद अगर वर्ब आएगा ना, मैं बात कर रहा हूं इनके बाद वर्ब की, तो इनके बाद आने वाला जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसके बाद? हैव, हैड और हैज के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो वर्ब हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि हमारा जो एरर है ना, वो पार्ट ए में है। पार्ट ए में क्या हो जाएगा? तो पार्ट ए में स्टडी ना हो करके यहाँ पे हो जाएगा स्टडीड हो जाएगा, STUDIED, स्टडीड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे सेंटेंस में हैड का यूज है, और हैव के बाद, हैज के बाद और हैड के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वो वर्ब हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन है आपका ना, ये क्वेश्चन आपका कंडीशनल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके टेंस का है, कंडीशनल क्लॉज नंबर 3। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में हैड का यूज है, या तो हैड स्टार्टिंग में हो या सब्जेक्ट के जस्ट बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड के दूसरे क्लॉज में वुड हैव का यूज होगा ही होगा, है ना। एंड वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का यूज होगा ही होगा। लेकिन इसमें ज्यादातर प्रीफर हम किसको करते हैं? तो हम करते हैं प्रीफर वुड हैव को। और वुड हैव के बाद भी अगर वर्ब आएगा तो वो वर्ब भी हमारा किस फॉर्म में रहेगा? तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा, जो कि यहाँ पे है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्या एरर था? यहाँ पे स्टडी को हमने क्या किया? वर्ब के थर्ड फॉर्म में ले गया, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, आई शुड डू द सेम, यानी कि मुझे करना चाहिए ठीक वही, है ना। इफ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारे स्थान पे होता, है ना। तो इस सेंटेंस में देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आई शुड, ये क्या है? ये शुड हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, वुड हो गया, कैन में शेल, विल हो गया। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे जो है मॉडल वर्ब्स है। तो मॉडल वर्ब्स के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, जो कि है ना। और हमारे इस सेंटेंस में द सेम का यूज किया गया है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे इस सेंटेंस में द सेम का यूज किया गया है। अगर आपके सेंटेंस में द सेम का यूज किया गया है, या नहीं तो ऑल का यूज किया गया है, या नहीं तो द ओनली का यूज किया गया है, या नहीं तो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, तो इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, मैं बात कर रहा हूं, इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर सिर्फ और सिर्फ दैट का ही यूज किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं किसका? मैंने आपको बताया कि अगर आपके सेंटेंस में द सेम का यूज किया गया है, ऑल का यूज किया गया है, द ओनली का यूज किया गया है, या नहीं तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। अब आपके मन में ये बात चल रहा होगा कि सर मुझे द सेम समझ में आता है
ऑल समझ में आता है, द ओनली समझ में आता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो सुपरलेटिव डिग्री का मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूँ, है ना। यानी कि कोई भी वर्ड के अंत में लगा होगा, या तो लगा होगा EST, या तो लगा होगा IEST, या तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले लगा होगा मोस्ट। ये तीन पहचान है किसकी, तो सुपरलेटिव डिग्री की। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर डैट का यूज किया जाता है ना। यानी कि हमारा जो एरर है, यानी कि यहाँ पे द सेम लगा हुआ है, तो द सेम के बाद इफ का यूज बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा डैट का। किसका, तो डैट का। यानी कि पार्ट बी में हमारा एरर था, है ना जी। किस पार्ट में एरर था, तो पार्ट बी में एरर था, ठीक है। चलिए मैं अब थर्ड क्वेश्चन के बाद चलता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, ही हैज लॉस्ट, उन्होंने खो दिया, है ना। ही हैज लॉस्ट ऑल दैट, ऑल के बाद यहाँ पे देखिएगा व्हाट लगा दिया है, ऑल व्हाट आई गेव यू, जो भी कुछ मैंने आपको दिया, है ना। ही हैज लॉस्ट, उसने खो दिया, है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके सेंटेंस में ऑल का यूज है, द सेम का यूज है, द ओनली का यूज है, यानी तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज है, तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, है ना, किसका यूज होगा, तो डैट का यूज होगा। किसका यूज होगा, तो डैट का यूज होगा। यानी कि फिर हमारा पार्ट बी में ही एरर था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नो सूनर डिड द लाइट्स वेंट ऑफ देन सम बॉयज स्टार्टेड शाउटिंग। यानी कि नो सूनर डिड द लाइट्स वेंट ऑफ, जैसे ही लाइट चला गया, वेंट ऑफ का मतलब हो गया कट जाना, चला जाना, है ना। देन सम बॉयज स्टार्टेड शाउटिंग, कुछ लड़के जो है चिल्लाना शुरू कर दिए, है ना। चलिए, तो किस पार्ट में एरर है मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, नो सूनर, हमारे इस क्वेश्चन में लगा हुआ है नो सूनर। तो सबसे पहले आपको मैं नो सूनर का बिहेव बताता हूँ। नो सूनर के जस्ट बाद इन्वर्जन का यूज किया जाता है। अब आप बोलिएगा सर इन्वर्जन होता क्या है ना। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, नो सूनर के जस्ट बाद इन्वर्जन का यूज किया जाता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अब कौन से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, या तो वो होगा, या तो वो होगा, या तो वो होगा, है ना। यानी कि या तो नो सूनर के बाद डू का प्रयोग होगा, या तो डज का प्रयोग होगा, या नहीं तो डिड का प्रयोग होगा, पर प्रयोग जरूर होगा। अगर नहीं है ना तो आपका वहीं पे एरर है ना। मैंने अभी आपको बताया नो सूनर के जस्ट बाद इन्वर्जन का यूज किया जाएगा, और इन्वर्जन भी कैसा, वो सिर्फ 3, या तो डू होगा, या तो डज होगा, या तो डिड होगा, है ना। और इन तीनों के बाद और उनके जस्ट बाद जो है ना, उनके जस्ट बाद आपका फिर सब्जेक्ट होगा, और फिर इनके बाद जो है ना, इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है ना। और नो सूनर की दोस्ती जो होती है ना, यानी कि नो सूनर के साथ कंजंक्शन के तौर पर देन का यूज किया जाता है। देन THAN, मैं बात कर रहा हूँ THAN का, है ना कि THEN का, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन है नो सूनर डिड, यानी कि ये पार्ट मेरा सही है। कैसे सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नो सूनर की जस्ट बाद इन्वर्जन का यूज किया जाता है, और वो इन्वर्जन भी कैसा, या तो डू होगा, या तो डज होगा, या तो डिड होगा। यानी कि डिड है, डिड का मतलब सिंपल पास्ट, डिड का मतलब सिंपल पास्ट, यानी कि नो सूनर वाला जो पार्ट है, नो सूनर वाला जो सेंटेंस है, वो सिंपल पास्ट में मूव कर रहा है ना जी। यानी कि नो सूनर के बाद डिड आ गया, डिड के बाद देखिएगा लाइट्स आ गया, द लाइट्स, यानी कि बिजली, लाइट्स। और उसके बाद मैंने आपको बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या यूज है, तो वेंट। वेंट का मतलब क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म, किसका, तो गो का ना। यानी कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो बी में है, बी में क्या नहीं होगा, बी में वेंट का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा गो हो जाएगा, क्योंकि वेंट जो है ना वो गो का सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गोन, गोइंग एंड गोस, है ना। यानी कि हमारा पार्ट बी में एरर था। पार्ट बी में क्या था, तो वेंट के बदले में गो का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद वेंट ऑफ, गो ऑफ का मतलब चला गया, है ना। और नो सूनर के साथ कंजंक्शन के तौर पर देन का यूज किया जाता है ना। और अगर आपके सेंटेंस में सम का यूज है,
तो सम के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है ना, यानी कि सम बॉयज, बिल्कुल सही। और उसके बाद देखिएगा स्टार्टेड का प्रयोग है ना, स्टार्टेड का प्रयोग है। स्टार्ट के बारे में आपको बताता हूँ। स्टार्ट, ये जो स्टार्ट है ना, ये स्टार्ट आपका, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार्ट, ये स्टार्ट क्या है? स्टार्ट का मतलब प्रारंभ करना, शुरू करना है ना। ये स्टार्ट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये स्टार्ट होगा, स्टार्टेड होगा, स्टार्टेड होगा, स्टार्टिंग होगा एंड स्टार्ट्स होगा। कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो स्टार्ट ना, है ना, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो स्टार्ट। इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो वर्ब भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म में होगा। और ये फोर्थ फॉर्म कौन सा होता है? तो फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी को कहते हैं फॉर्म, है ना जी। चलिए, तो मैंने आपको बताया, इसको मैं हटा लेता हूं, है ना। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हमारा पार्ट बी में था। पार्ट बी में क्या एरर था? तो पार्ट बी में वेंट के बदले में हमने यहाँ पे क्या रखा? तो गो का यूज किया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में 5 में कह रहा है इफ यू हैड कनेक्टेड हिम, अगर आप उनसे जुड़े हुए होते, कनेक्टेड होते, है ना। उसके बाद कह रहा है किस चीज पर? इवन ऑन फोन, फोन पे, है ना, फोन से जुड़े होते। उसके बाद कह रहा है he had helped you, he had helped you, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? मैं आपको इधर वाला पार्ट बिल्कुल अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि he है, he के बाद had है, had के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है? तो कंडीशनल सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो है इफ का मतलब होता है अगर। अगर आप उनसे जुड़े हुए होते, किस चीज पर? तो फोन से जुड़े हुए होते, कनेक्टेड होते। इफ लगा हुआ है, इफ के साथ इफ हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि जो मुझे नहीं आ रहा है ना वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, और क्वेश्चन वहां से आएंगे तो आएंगे, श्योर आएंगे। नहीं आएंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बता, सर आप बकवास पढ़ाते, बिल्कुल नहीं आता है क्वेश्चन, मैं आपको गारंटी देता हूँ। पर पक्का क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, है ना। देखिएगा, आप नोट करिएगा, जरूर नोट करिएगा। इफ हो गया, एज इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, UNTIL है, अनटिल हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैं लिख रहा हूं बिफोर, लिख रहा हूं, फिर आफ्टर लिख रहा हूं। इनके बाद मैं अभी आपको लिखा इफ, एज इफ, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर। इनके बाद मॉडल वर्ब का कभी भी यूज नहीं होता है। कैन में, शैल, विल, वुड, शुड, कुड, माइट का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है ना। इनके बाद मॉडल वर्ब का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन है इफ यू हैड, चलिए बिल्कुल सही है। इफ यू हैड कनेक्टेड, बिल्कुल सही है। हिम, इवन ऑन फोन, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा पार्ट डी में जो है, पार्ट डी में एरर है। पार्ट डी में हमें क्या होना चाहिए? तो पार्ट डी में हमें हैड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे हमें प्रयोग करना पड़ेगा शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग। इन चारों में से कोई एक का प्रयोग। मैं आपको स्ट्रक्चर लिख देता हूँ सबसे बढ़िया, ताकि आप उसको नोट कर सके। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन का। ये कंडीशनल क्लॉज है और ये टेंस की क्वेश्चन है, कंडीशनल क्लॉज नंबर 3, है ना। चलिए, या तो हैड हमारा स्टार्टिंग में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो सब्जेक्ट के बाद हैड रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हैड प्लस सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो है, अदरवाइज कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद सेकंड क्लाउज में, फिर सेकंड क्लाउज में है, फिर हमारा क्या होगा? तो सब्जेक्ट होगा, और उस सब्जेक्ट के बाद वुड, या तो कुड, माइट, MIGST, या नहीं तो शुड। इनके बाद जो है ना हैव का प्रयोग होगा, और जब हैव आ जाए आपके सेंटेंस में तो हैव के जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और उसके बाद जो है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा उसको लिख देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है कंडीशनल क्लॉज। मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज।
कंडीशनल क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है वाक्यांश, है ना। कंडीशनल क्लॉज नंबर ये थर्ड है और ये टेंस का है ना। ये आपका यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। नहीं होता है ना तो आप प्रैक्टिस करके देखना, क्वेश्चन को जरूर आते हैं और आप वहाँ पे मिस्टेक करते हो। कहाँ पे मिस्टेक करते हो? खास करके आप इस वाले पार्ट में मिस्टेक करते हो। ही हैड हेल्प यू, बिल्कुल आपको सही लगेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर को आप फॉलो करना है ना। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ही वुड हैव हेल्प्ड यू, ही वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन में एरर लगे या कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगे या कोई भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक कुछ समझ में नहीं आए, कमेंट में आप जरूर जा करके मुझे लिखना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एरर क्या था? तो पार्ट डी में एरर था। पार्ट डी में एरर क्या हो जाएगा? ही वुड हैव हेल्प्ड यू, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे वांटेड अ कैंडिडेट विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। दे वांटेड, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ दे के बारे में। दे क्या है ना। आप में से जितने भी है ना वो सब के सब कहेंगे दे का मतलब होता है वे, या नहीं तो वे लोग होते हैं, है ना। लेकिन आप में से बहुत कम ही ऐसे होंगे जो बताएंगे दे का मतलब होता है सब्जेक्ट, है ना। ये हमारा दे क्या है? तो सब्जेक्ट है ना। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके सीधा इसका जो असर है ना आपके एग्जाम में मिलेगा और याद हो जाएगा आपका। बने रहिएगा क्लास तक, अंत तक बने रहिएगा, है ना। ये सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगा ना तो उसका सिर्फ और सिर्फ 3 बिहेव होता है। या तो वो जो वर्ब है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होगा, या तो वो जो वर्ब है ना वर्ब के सेकेंड फॉर्म में होगा, या जो वो वर्ब है ना वो वर्ब के 5th फॉर्म में होंगे। ये एक वर्ब का सब्जेक्ट के बाद का बिहेव होता है ना। या तो वो V1 या V5, V1 और V5 सब्जेक्ट के जस्ट बाद सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का 5th फॉर्म यानी कि सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है ना, प्लूरल है तो वो वर्ब का 1st फॉर्म लेगा, ठीक है जी। चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है? दे वांटेड अ कैंडिडेट। कैंडिडेट क्या है? और यहाँ पे आर्टिकल ए क्यों लगा? क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। तो आपको मिनिमम संख्या बताने के लिए या तो ए का यूज करना पड़ेगा या तो एन का यूज करना पड़ेगा। यानी कि कैंडिडेट है और इसका जो साउंड है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पे ए लगा, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि दे वांटेड अ कैंडिडेट विद लग, कोई दिक्कत नहीं, प्रेपोजिशन विद लिया और उसके बाद आपके इस पार्ट में इस क्वेश्चन में आ गया है लॉट ऑफ। और यहां से भी आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं लॉट ऑफ, है ना। बिल्कुल गलत, इंग्लिश ग्रामर में लॉट ऑफ का यूज होता ही नहीं है और आपके एग्जाम में ये अक्षर गलती यहां पे रहेगा, या नहीं तो आपके एग्जाम में ये भी एरर करके देगा लॉट्स ऑफ, जो कि होता ही नहीं है। लॉट ऑफ का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में होता ही नहीं है और लॉट्स ऑफ का भी यूज होता ही नहीं है। तो होता क्या है? है ना। तो होता ये है, या तो आपको कहना पड़ेगा लॉट ऑफ, या तो आपको कहना पड़ेगा लॉट्स ऑफ, LOTS, लॉट्स ऑफ, है ना। अब दोनों के बाद मैं आपको बता रहा हूं, दोनों के बाद आने वाला नाउन का बिहेव कैसा होगा। अगर हमारा नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब जिसे हम गिनती कर सके, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन, है ना। तो काउंटेबल नाउन अगर आएगा तो काउंटेबल नाउन हमारा हो जाएगा ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, है ना। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट सी में लॉट ऑफ का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? आप यहाँ पे करिएगा लॉट्स ऑफ का यूज करिएगा, है ना। इस पार्ट में आपको यहाँ पे लॉट ऑफ को रिप्लेस करना है लॉट्स ऑफ के साथ, ठीक है जी। यानी कि लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवी, बिल्कुल सही है, ठीक है जी।